हेलो बच्चों, आज मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो पर हमने आप लोगों को बताया था कि हम कब सी को सै पढ़ते हैं और कब सी को कै पढ़ते हैं। लेकिन आज आप लोगों को जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज से हम अपने चैनल पर 9th, 10th, +1 और +2 के मैथ और साइंस के सारे मटेरियल यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज हम शुरुआत करेंगे 9th क्लास के मैथ से और आज हम मैथ की क्लास देंगे और इसके बाद हम 10th के मैथ की क्लास देंगे, फिर +1, +2 और हम साइंस की क्लासेस भी यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज मैं आपको बता दूं, आज हम यहाँ पे मैथ के पहले चैप्टर की क्लास देंगे और कुछ बेसिक से पॉइंट होते हैं जो मैथ को समझने से पहले उनको पता होना चाहिए। जो बेसिक पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को हमें पता होना चाहिए। तो हम ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आज का अपना टॉपिक है 9th क्लास का मैथ। और आप लोगों को पता ही है 9th क्लास का मैथ का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। क्या नाम है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो बच्चों इस चैप्टर को समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि संख्या कौन कौन सी होती हैं और कितने टाइप की होती हैं। हमें संख्याओं के प्रकार पता होना चाहिए, हम उनको कैसे पहचान सकते हैं, कैसे हम उनको पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम उनको नंबर लाइन पर दर्शाते हैं और बहुत से अनेक प्रकार हैं जिससे हम संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे इसमें हमारे चैप्टर में आया है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक है संख्या और एक है पद्धति। तो ये चैप्टर हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमें संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा। तो जो हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर है उसका नाम है संख्या पद्धति। तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और संख्याओं को हम कैसे पढ़ सकते हैं और उनको कैसे समझा जा सकता है। जैसे हमारा चैप्टर है पहला, इसमें हमारा नाम है चैप्टर का संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हमें पता नहीं होगा कि संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर हमें संख्या पद्धति चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाता है तो हमें 10th क्लास का जो मैथ है, 10वीं का जो मैथ है, उसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आती समझने में। क्योंकि जो 10वीं क्लास का मैथ का पहला चैप्टर है उस मैथ में, उस चैप्टर में 9th क्लास की जो ये संख्या पद्धति है इसका सेम टू सेम मटेरियल यूज में है। 9th क्लास 10th क्लास का बेस है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम हमारी संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसे संख्याएं, संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। नंबर, और ये संख्या दो प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों हमें 9th क्लास में काल्पनिक संख्या के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि जो काल्पनिक संख्या है इसका जिक्र +1 में किया है। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है काल्पनिक संख्या क्या होती है। हमें बस फोकस करना है वास्तविक संख्या पर, मतलब रियल नंबर्स पर। तो रियल नंबर्स हम आपको स्टेप टू स्टेप क्या होते हैं, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कितने प्रकार के होते हैं, पूरे क्लियर तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक नंबर। जो वास्तविक नंबर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। तो अगर हम 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग देखें इसको, तो 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से एक क्वेश्चन
100% आता है, पक्का आता है। तो इसलिए हमें 10th क्लास को समझने के लिए पहले हमें 9th क्लास। तो जैसा आप लोग यहाँ देख सकते हो कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो हमें 9th क्लास में ही बता दिया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझना और जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि 10th क्लास में जो पहला चैप्टर है वो सारा का सारा चैप्टर इन्हीं दो संख्याओं पे बेस है। हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर में कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो हम आपको स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है, परिमेय संख्या में कौन सी आती है और अपरिमेय संख्या में कौन सी आती है और काल्पनिक संख्या में कौन सी आती है। लेकिन हम जस्ट अभी आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या अगेन दो प्रकार की होती है, एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। हमने आप लोगों को बताया कि वास्तविक संख्याएं होती है जो दो प्रकार की होती हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी होती है जो अपरिमेय संख्या। हम वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और परिमेय संख्याओं को रेशनल नंबर बोलते हैं और अपरिमेय संख्याओं को हम इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। हम दोनों मीडियम से करवाने की कोशिश करेंगे। हम जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो भी हमारी वीडियोस को देख के समझ सकते हैं और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो भी अच्छे से समझ सकते हैं हमारी वीडियोस को देख के। हम दोनों मीडियम में कन्वर्टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो हमने सीखा कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अब देखो कि परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हमें उनसे पहले कुछ और संख्याओं को समझना पड़ेगा। अगर वो जो संख्या दूसरी संख्या है उन संख्याओं को हम समझ जाते हैं तो हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समझ जाते हैं। अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को समझ गए तो हमें वास्तविक संख्या समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वास्तविक संख्या होता क्या है? वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब आपस में इन सभी को हम पढ़ते हैं तो वो क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्या बन जाती हैं। मतलब क्या है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। और संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। तो परिमेय संख्याओं को समझने के लिए हम कुछ संख्याओं को समझेंगे। सबसे पहले जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या। और बच्चों प्राकृत संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। और इन संख्याओं को हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। तो इसके डिनोटेशन में समझने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं और नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। तो बच्चों ये प्राकृत संख्याएं होती कौन सी हैं? इन संख्याओं को समझने में, क्योंकि ये संख्या बहुत से टाइप की होती हैं और इन संख्याओं को समझने में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो संख्या कौन सी संख्या क्या होती है। तो आज के बाद आप लोगों का ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे कि संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो बच्चों आप लोगों को गिनती तो आती होगी, है ना, जो एक से स्टार्ट होती है और वो चलती जाती है, उसका कोई अंत नहीं होता। तो हम उसको क्या बोलते हैं कि गिनती है जो वो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। तो गिनती क्या होती है? गिनती होती है जैसे हम एक से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और ये क्या होती हैं? अनंत तक चलती जाती हैं। ये जो लास्ट में साइन देख रहे हो आप, इसको अनंत बोलते हैं, मतलब जिसका कोई अंत ना हो। इंग्लिश में हम इसको इंफिनिटी बोलते हैं। मतलब नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक चलते हैं। तो नेचुरल नंबर अगर आपसे पूछे कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिंपल बता देना है कि जो संख्याएं गिनती में प्रयुक्त होती हैं उन संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं।
हम जो गिनती होती है उन सभी गिनती को ही हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक जाते हैं, मतलब अनंत तक जाते हैं। इस सिंबल को हम, जो ये सिंबल होता है, ये सिंबल, ये अनंत का सिंबल होता है, किसका, अनंत, मतलब इनफाइनाइट, ठीक है, ये अनंत का सिंबल होता है। तो प्राकृत संख्या वह संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होती है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। और इनको हम किस चीज से दर्शाते हैं, इनको हम n से दर्शाते हैं। तो इसमें इतना कोई बड़ी बात है नहीं कंफ्यूज होने वाली, ये मोस्टली सभी को पता है कि जो गिनती होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, और इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे मान के चलो, अगर कोई आपसे पूछे कि 15 क्या है, 15 क्या है, 15 एक प्राकृत संख्या है। 20 क्या है, 20 भी एक प्राकृत संख्या है। 100 क्या है, 100 भी एक प्राकृत संख्या है। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, चाहे वो 4 अंक की हो, 5 अंक की हो, 10 की हो, 20 की हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो वो सारी की सारी संख्या क्या होती हैं, नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृत संख्याएं, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा कि प्राकृत संख्या और नेचुरल नंबर को कौन कौन से होते हैं, वो जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो बच्चों, कुछ जैसे हम बोलते हैं सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो अगर आपको गिनती अच्छे से आती है तो आप लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में भी अच्छे से जान सकते हैं। जैसे गिनती क्या होती है, गिनती स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये कहां तक जाते हैं, अनंत तक चलते जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं होता। तो बच्चों हम बात करते हैं सम संख्या। किन संख्याओं की बात करते हैं, हम करते हैं सम संख्या, मतलब इंग्लिश में अगर इसको बोले हम तो इवन नंबर। कौन से नंबर, इवन नंबर। तो इस गिनती में ही इवन नंबर होते हैं और इस गिनती में ही ओड नंबर होते हैं। ओड नंबर मतलब विषम संख्या। तो इस गिनती के अंदर ही सम संख्या होती है और इसके अंदर ही विषम संख्या होती है। हमें बस पहचानना है कि सम संख्या कौन सी है और विषम संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है, सम संख्या की परिभाषा होती है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं या फिर 2 से भाग हो जाएं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। मतलब क्या है कि जो संख्या 2 से भाग हो जाए वह संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। जैसे 1 से जो गिनती स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इसमें हम देखते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। जैसे 2 खुद भी 2 से भाग होता है। इसी प्रकार 4 भी 2 से भाग होता है क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है। इसी प्रकार 6 ये भी 2 के पहाड़े में आता है, मतलब ये भी 2 से विभाजित है। 8 10 12 14 16 18 20, ऐसे करते करते ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं। और जो सम संख्या होती है वो 2 से भाग होती है या फिर 2 से विभाजित होती है। कई बच्चे विभाजित वर्ड में कंफ्यूज होते हैं। बच्चों, विभाजित होता है, जो विभाजित का मतलब ही भाग होता है। मतलब जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह सम संख्या होती है, या फिर जो संख्या 2 से भाग होती है वह सम संख्या होती है। तो गिनती में जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह संख्या होती है सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12। तो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, 2 का पहाड़ा तो वो पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो संख्या 2 के पहाड़े में आती है वो सारी की सारी क्या होती हैं, सम संख्या। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि 2 का पहाड़ा होता है वो बस 20 तक ही पढ़ा जाता है और 20 के बाद सम संख्या नहीं होती। तो बच्चों ऐसा नहीं होता। जो सम संख्या होती है वो अनंत तक जाती है, उनका कोई अंत नहीं होता। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कि 2 का पहाड़ा बस 20 तक पढ़ा जाता है तो इसके बाद सम संख्या नहीं होती, इसके बाद भी सम संख्या होती है। लेकिन उनको पहचानने की कंडीशन होती है कि उनको हम कैसे पहचान सकते हैं। संख्या जैसे कोई 2 नंबर की संख्या आ गई, या फिर 2 अंकों की संख्या आ गई, 4 अंकों की संख्या आ गई, 6 अंकों की संख्या आ गई, 15 अंकों की संख्या आ गई, 20 अंकों की संख्या आ गई।
संख्या कितनी भी बड़ी हो, हमें उसको डरना नहीं है देख के। हमें एक छोटा सा तरीका पता होना चाहिए कि सम संख्याओं को पहचानने का तरीका क्या होता है। तो अगर वो तरीका हमें पता होगा तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए हम कंफ्यूज नहीं होते, ना ही हम डरते हैं। तो वो तरीका क्या है, जैसे इस तरह तो हमें पता है कि जो संख्या 2 पर पहाड़े में आती है वो संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। तो बड़ी संख्याओं को पहचानने का तरीका क्या होता है, उनको पहचानने का तरीका ये होता है कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, मतलब क्या है कहने का कि अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए तो वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। चाहे संख्या कितने भी ज्यादा अंकों की हो, 2 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, 20 अंकों की हो, 100 अंकों की हो, हमें उसको डरना नहीं है देख के। हमें क्या देखना है, संख्या का लास्ट वाला अंक देखना है, उसकी लास्ट वाली डिजिट देखनी है, और हमें देखना है कि उसके लास्ट में अगर इनमें से कुछ हुआ, मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 में से कुछ हुआ तो वह कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। तो कुछ उदाहरण लेते हैं हम इसके, जैसे हम देख लेते हैं, ये संख्या लिखिए, इसके अंत में क्या है 0, इसके लास्ट में 0 आया है, और अपने रूल के अकॉर्डिंग जिस संख्या के लास्ट में 0 होती है तो वह कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे हमने मान लिया ये संख्या है और इस संख्या के लास्ट में क्या है 2, तो अपने रूल के अकॉर्डिंग इस संख्या में 2 है, तो लास्ट में संख्या के जब 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से कुछ भी हो तो वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। यहाँ पे इसके संख्या के अंत में 2 था तो ये संख्या कौन सी है, सम संख्या, क्योंकि हमें पता है कि सम संख्या को देखने की कंडीशन क्या होती है, अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए तो वह सम संख्या होती है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, ये 0 का उदाहरण है, ये 2 का उदाहरण है, एक हम 4 का उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलो ये है तो इसके अंत में क्या है 4 है, ये भी क्या कौन सी संख्या है, सम संख्या। एक 6 का उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलो ये ले लिया हमने ये, तो ये कौन सी संख्या है, सम संख्या। इसी प्रकार एक 8 का ले लेते हैं, मान के चलो ये ले लिया, पीछे क्या है 8, तो ये कौन सी संख्या है, सारी सम संख्या। तो सम संख्या को पहचानने का सिर्फ यही एक मेथड है कि हम सम संख्या की जो संख्या दी है उस संख्या का पीछे का डिजिट देखना है, उसके पीछे का अंक देखना है, अगर वो 0, 2, 4 या 6, 8 में से कुछ भी हुआ तो वह संख्या कौन सी होगी, सम संख्या। तो सम संख्या के बारे में बस इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये कंपटीशन के लिए भी इतना ही है और 9वीं 10वीं के लिए भी इतना ही है। तो इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याएं की। तो हमने देखा कि सम संख्या कौन सी होती है और उन संख्याओं को हम कैसे पहचान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विषम संख्याएं की। विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं, ओड नंबर। तो बच्चों जिसको सम संख्या अच्छे से समझ में आ गई तो वो विषम संख्या वो अपने आप बता सकता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हमने गिनती में देखा, गिनती का कहने का मतलब है, हमने प्राकृतिक संख्याओं में देखा, प्राकृतिक संख्याओं में जो संख्या 2 से विभाजित होती है वह कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। और आपने एक चीज यहाँ पे नोट की होगी कि जो प्राकृतिक संख्या होती है उनमें जो संख्या 2 से भाग होती है वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। और वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या 1 छोड़ के है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद हमने 3 को छोड़ दिया तो 4, 4 के बाद हमने 5 को छोड़ दिया तो क्या आया 6, 6 के बाद हमने 7 को छोड़ दिया तो 8। तो इसी प्रकार एक संख्या को छोड़ के जो संख्या आती है वो कौन सी संख्या होती है, सम संख्या। और जो संख्या हमने छोड़ी है बीच में, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जो ये संख्या छोटी है बीच में, ये संख्या इसी प्रकार आगे चलती जाती है, अनंत तक जाती हैं। तो जो ये संख्या हमने छोड़ी है बीच में, ये कौन सी संख्या होती है, इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। मतलब इंग्लिश में अगर इनको हम बोले तो ओड नंबर। तो ओड नंबर की परिभाषा क्या होती है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो ओड नंबर को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती।
जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती, मतलब 2 से भाग नहीं होती। तो सम संख्या क्या थी? सम संख्या 2 से भाग होती थी। विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। ऐसे ये संख्याएं अनंत तक चलते जाती हैं, इनका कोई भी अंत नहीं होता। तो जैसे हमने सम संख्याओं में देखा था कि कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितने भी अंकों की संख्या आ जाए, तो उस संख्या को पहचानने की एक ट्रिक सी थी। जैसे अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए तो हम उन संख्याओं को क्या बोलेंगे? सम संख्या। इसी प्रकार अगर संख्या के पीछे, मतलब संख्या के लास्ट वाला अंक, या फिर इंग्लिश में बोले तो नंबर की लास्ट वाले डिजिट, अगर वो 1, 3, 5, 7 और 9 में से कोई सी भी हो, तो वह संख्या कौन सी होगी? ओड नंबर, मतलब विषम संख्या। कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, हमें घबराना नहीं है देख के। हमें सम संख्या का पता है कि हमने सम संख्या कैसे देखनी है। अगर संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए तो वह सम संख्या होती है, क्योंकि वह 2 से विभाजित है। इसी प्रकार विषम संख्या, अगर विषम संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या फिर 9 आ जाए तो वह कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है, और यह संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती। सम संख्या और विषम संख्या को समझने के लिए बस इतना ही काफी है, चाहे वो कंपटीशन लेवल के लिए समझे, या फिर 9th के लिए समझे, या फिर 10th के लिए समझे, किसी भी क्लास के लिए समझे। प्राकृतिक संख्या के अंदर ही सम संख्याएं और विषम संख्याएं छुपी होती हैं। उनको पहचानने का एक तरीका है कि अगर संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आ जाए तो वह सम संख्या होती है, क्योंकि वह 2 से विभाजित होती हैं। उसी प्रकार अगर संख्या के पीछे 1, 3, 5, 7 या फिर 9 आ जाए तो वह विषम संख्या होती है, क्योंकि वह 2 से विभाजित नहीं होती। तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्या के अंदर ही सम संख्याएं और विषम संख्याएं छुपी होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में इतना ही है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ आई थिंक होता भी नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत है वो हम आगे बताते चलेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। कौन सी संख्याओं की? पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, HOWL, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के बाद, प्राकृतिक संख्या के बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याएं की। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हम पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, और पूर्ण संख्याओं को हम लोग W से डिनोट करते हैं, मतलब इसको हम W से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमें पता है, प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर मतलब n से डिनोट करते हैं। और कौन सी होती हैं जो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक जाती हैं, ये संख्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या से ही मिलकर बनी हैं। पूर्ण संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या से ही मिलकर बनी हैं। मतलब क्या है कहने का कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या से मिलकर बनी हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, उसी प्रकार पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 से। तो पूर्ण संख्याएं में और प्राकृतिक संख्याएं में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या है? सारा। सारा का मतलब सारी संख्याएं। तो सारी संख्याएं कब बनेगी? जब संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी। तो संख्या 0 से स्टार्ट होकर जो अनंत तक जाती हैं वह कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्याएं। इसको n को बदलकर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? W। W मतलब होल नंबर। होल नंबर किसका साइन होता है? वो होता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में बस इतना ही फर्क है, पूर्ण संख्या में 0 आ जाती है और प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जाती अनंत तक ही हैं दोनों की दो संख्याएं। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन सी संख्या पढ़ ली? प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, और पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। तो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक की।
इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक, और पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर, INTEGER। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। और पूर्णांक को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलेंगे, और जो पूर्णांक होते हैं इनको हम आई से भी डिनोट करते हैं और डब्ल्यू से नहीं, जेड से भी डिनोट करते हैं। कहां से? जेड से। डब्ल्यू से तो होल नंबर होते हैं, मतलब पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इनको हम आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। तो अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे, आप लोग मुझसे पूछोगे कि जैसे हमने नेचुरल नंबर को एन से दिखाया, नेचुरल नंबर को एन से दिखाया, होल नंबर को डब्ल्यू से दर्शाया, तो इसी प्रकार इंटीजर को भी तो हम आई से ही दर्शाएंगे, इसको जेड से क्यों दर्शा रहे हैं? तो बच्चों इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आई पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, इस जेड से हम क्यों दर्शाते हैं? हम इसको सिर्फ आई से भी तो दर्शा सकते थे। जैसे हमने प्राकृतिक संख्या को मतलब नेचुरल नंबर को एन से दिखाया, पूर्ण संख्याएं मतलब होल नंबर को हमने डब्ल्यू से दिखाया, उसी प्रकार इंटीजर को भी तो हम आई से दिखा सकते थे, लेकिन हम इसको जेड से भी दिखाते हैं। जेड से दिखाने का रीजन क्या है इसका? तो बच्चों जो जेड है, जेड का मतलब होता है जेहलीन। क्या होता है? जेहलीन। और जेहलीन है ये एक जर्मन वर्ड है, मतलब क्या है कि एक जर्मन शब्द है, और जर्मन में जेहलीन का मतलब होता है गिनना। क्या होता है? गिनना। तो इसका मतलब गिनना है, तो हम संख्या को क्या कर रहे हैं? हम संख्या को गिन ही तो रहे हैं, इसीलिए हम इसको इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। इसमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जेड का मतलब जेहलीन होता है, और जेहलीन एक जर्मन शब्द है, और जर्मन में इसका मतलब होता है गिनना। तो बच्चों हमें पता चल गया कि हम पूर्णांक को, और पूर्णांक को ही हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक को या फिर इंटीजर को आई से भी डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। जेड से हम इसको क्यों डिनोट करते हैं उसका रीजन हमने आपको बता दिया। जेड का मतलब होता है जेहलीन, और ये एक जर्मन शब्द होता है, जर्मन का जर्मन भाषा में इसका मतलब होता है वो होता है गिनना, तो इसलिए हम इसको इंटीजर के लिए डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं, वो कौन कौन सी थी? वो एक से स्टार्ट हुई थी और कहां तक गई थी? अनंत तक। कहां तक गई थी? अनंत तक। उसके बाद हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं के बाद हमने पढ़ा था पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं थी वो स्टार्ट होती हैं जीरो से। कहां से स्टार्ट होती हैं? जीरो से। तो हमने इसमें क्या देखा था? जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो संख्याएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्ण संख्या बनाती हैं, जब उनमें जीरो ऐड हो जाती है। तो पूर्ण संख्याओं में ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसी प्रकार जो पूर्णांक होते हैं उनके अंदर प्राकृतिक संख्या भी होगी, क्योंकि ये एक से स्टार्ट होते हैं। इनके अंदर पूर्ण संख्या भी होगी, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होती हैं, जो कि होल नंबर है। और इनमें और भी संख्याएं होती हैं, जो पूर्णांक हैं इनमें नेचुरल नंबर और होल नंबर के अलावा और भी संख्याएं होती हैं। और वो संख्या कौन सी होती हैं? जैसे ये प्लस वाली आ गई, इसके बाद जीरो आ गया, और इस साइड में माइनस वाली। कौन सी संख्या? माइनस वाली। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, और ये कहां तक जाते हैं? माइनस के अनंत तक। कहां तक जाते हैं? माइनस के अनंत तक। जैसे प्लस का कोई अंत नहीं होता, गिनती में चलते जाती हैं, कोई अंत नहीं होता, इसी प्रकार माइनस में भी गिनतियों का कोई अंत नहीं होता, वो भी चलती जाती हैं। ये साइन होता है अनंत, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफिनिटी। तो पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? तो जो ये पूर्णांक होते हैं उनमें प्लस की भी संख्या होती है, जीरो भी होता है, और उनमें माइनस की भी संख्या होती है। प्लस की संख्याओं का क्या मतलब है? वो नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और जो संख्या जीरो से स्टार्ट होगी तो उसमें जीरो भी ऐड होगी, तो वो कौन सी संख्या बनेगी? मतलब पूर्ण संख्या भी है इनके अंदर। और इनके अंदर एक्स्ट्रा जो आ गई वो आ चुकी है माइनस वाली, और ये जो माइनस वाली होती हैं यही इन संख्याओं को पूर्ण संख्या और नेचुरल संख्या से अलग बनाती हैं।
तो पूर्णांक के अंदर क्या क्या होता है, प्लस की, जीरो और माइनस। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक की अगर कोई पूछे कि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो पूर्णांक में हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक संख्या भी होती है, पूर्ण संख्या भी होती है और ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। अभी आपको ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब नहीं पता होगा कि क्या होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, तो हम आपको बताएंगे, अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। तो जो पूर्णांक है वो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांकों का एक संग्रह होता है। इसी संग्रह को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है, और जो ऋणात्मक है उन ऋणात्मक होते हैं जो वो क्या होते हैं, माइनस वाले। कौन से होते हैं, माइनस वाले, जो नेगेटिव होते हैं। तो ये पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो ये पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो पूर्णांक हैं वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है जीरो पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। जो हमने अभी पीछे आपको बताया था कि ऋणात्मक पूर्णांक माइनस वाले होते हैं, उन्हीं पूर्णांकों को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो पूर्णांक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमने क्या देखा था, इनके अंदर प्लस वाली संख्या भी होती है, इनके अंदर माइनस वाली संख्या भी होती है, और इनके अंदर जीरो भी होती है। तो बच्चों जो प्लस वाली संख्या होती है उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। जैसे इनमें प्लस वाली कौन कौन सी हैं, वो प्लस वाली संख्या कौन से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है, जैसे 1 2 3 4 5, और ये कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। तो इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो इसके बाद बच गई एक जीरो, जो होल नंबर में आती है। तो वो जो जीरो है, इस अकेले जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो पूर्णांक। क्या बोलते हैं, जीरो पूर्णांक। तो हमने देखा कि प्लस वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक में आ गई, जीरो थे जो वो जीरो पूर्णांक में आ गए। बचे कौन से, माइनस वाले, मतलब नेगेटिव नंबर बचे। तो जो ये नेगेटिव नंबर है वो होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, और ये भी कहां तक जाते हैं, ये भी अनंत तक जाते हैं। तो समझ में आया बच्चों कौन से होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। हमें 9th क्लास में और 10th क्लास में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। मतलब बहुत जगह पे लिखा आएगा कि धनात्मक पूर्णांक है, वो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं, या फिर वो संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। अगर धनात्मक पूर्णांक की बात करी गई है तो हमें सिंपल पता होना चाहिए, जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्योंकि प्राकृतिक संख्या की तो यही डेफिनेशन है, यही परिभाषा है इसकी भी, कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जो संख्या 1 से स्टार्ट होती है, या फिर जो संख्या गिनती में प्रयुक्त होती हैं, उन्हीं संख्याओं को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो ये भी तो 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत तक जा रही है, और गिनती में भी यही संख्याएं प्रयुक्त होती हैं। तो इसीलिए धनात्मक पूर्णांक को ही क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक पूर्णांक बोल लो या फिर प्राकृतिक संख्या बोल लो, एक ही बात है। इस चीज में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज हमने आप लोगों को प्रूव भी करके दिखा दी। और जो बच गया जीरो, जीरो पूर्णांक में एक जीरो ही ऐसी है जो वो पूर्णांक है, तो जो जीरो है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो पूर्णांक। उसके बाद बच गया ऋणात्मक। जो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक में जो ऋण होता है इसका मतलब होता है माइनस। क्या होता है, माइनस। और जो धन होता है, धनात्मक में धन होता है, इसका होता है प्लस। मतलब जो संख्याएं प्लस में होती हैं वो संख्या कौन सी होती हैं, धनात्मक पूर्णांक। जो संख्याएं माइनस में होती है वो संख्या कौन सी होती हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो बहुत से बच्चों को अभी कंफ्यूजन हो रही होगी कि जैसे इसके आगे देखो ऋणात्मक पूर्णांक में देखो माइनस का निशान लगा हुआ है ना,
तो इसमें तो समझ में आया होगा हमको कि ये माइनस वाली संख्याएं हैं, लेकिन इन संख्याओं के आगे कोई भी निशान नहीं है, ना ही इसके आगे प्लस का निशान है और ना ही माइनस का, ना ही घटा का, भाग का, गुणा का, किसी भी चीज का कोई निशान नहीं है। तो हम इनको धनात्मक पूर्णांक कैसे बोल सकते हैं, इनको प्लस का कैसे बोल सकते हैं? तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये बात आ रही होगी, लेकिन बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर, कुछ भी नंबर हो, कोई सी भी संख्या हो, मान के चलो 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर उसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा है तो वो किस चीज की संख्या होती है? वो प्लस की संख्या होती है। अगर मैंने लिख दिया 5 तो ये प्लस की संख्या है, इसको या ऐसे लिख लो, इसको या फिर ऐसे लिख लो, एक ही बात है, ये कोई सा भी गलत नहीं है, ये दोनों की दोनों संख्या किसकी हैं? प्लस की। अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी निशान नहीं लगा है, वो सिंपल लिखी है, जैसे 6 है, सिंपल मैंने 6 लिख दिया तो ये किसी का है? प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई भी निशान नहीं लगा है। और माइनस वालों में तो आपको पता ही होगा कि माइनस वालों में माइनस का निशान होता है, और इसलिए हम उनको इजीली पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं कि हम इनको ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं और इनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और जो ये पूर्णांक मैंने बताए हैं, इस पूर्णांक की जरूरत आपको 9th क्लास में तो पड़ेगी ही पड़ेगी, लेकिन जो 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में पहला चैप्टर है, उसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। तो उस चैप्टर में इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब इस चीज के बिना वो चैप्टर हो ही नहीं सकता, इस चीज के बिना वो चैप्टर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 10th क्लास में भी उस चैप्टर में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही जिक्र किया गया है, और उसमें इतना कुछ ज्यादा है नहीं, और वो हमें तब समझ में आएगा जब हमें वास्तविक संख्याएं समझ में आएंगी। और वास्तविक संख्याओं को आप समझने के लिए हमें पूर्णांकों का पता होना चाहिए कि पूर्णांक कौन कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूर्णांक क्या होते हैं, उन कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कैसे पहचान सकते हैं, मैंने तीनों उनकी टाइप बता दी, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज के बाद आप लोग कभी पूर्णांक में गलती नहीं करोगे, आप नंबर को देखते ही पहचान जाओगे कि वो 0 पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है। क्योंकि पूर्णांक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमने नेचुरल नंबर भी है, इसके अंदर होल नंबर भी है, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर भी है इसके अंदर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो नंबर भी है इसके अंदर, और जो माइनस में संख्याएं आती हैं वो भी इसी के अंदर ही है। इसीलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि पूर्णांक होते क्या हैं, उनकी पहचान क्या होती है। पूर्णांक को हम I से और Z से डिनोट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पूर्णांक के बारे में सब कुछ बता दिया। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए ये संख्याएं समझनी बहुत जरूरी हैं। तो पूर्णांक हमने पढ़ लिया, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं जो हमें जानने की अभी जरूरत है, हमें पता होनी चाहिए। लेकिन आप चिंता मत करो, हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आएंगे, हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे कि और ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन संख्याओं को हम वास्तविक संख्याओं में पढ़ते हैं, और कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल अपना बेस्ट दिया है, अच्छे तरीके से समझाया है। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो बाकी के नंबर बच गए, जो बाकी की संख्याएं बच गई वो हम आपको बताएंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।